करते हैं CDP बाल विकास। ठीक है, एग्जाम बूस्टर है, लगभग 750 क्वेश्चंस हैं, 750। तो उन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है कि विश्व में पहली बार मनोविज्ञानशाला किसने और कब कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक है, कि विलियम वुंट ने 1889 यानी 79 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली बार मनोविज्ञान पाठशाला, मतलब जो लाइब्रेरी, वो क्या बोलते हैं ना, मनोविज्ञानशाला खोले। और कब खोली? 1889 में। कहाँ खोली? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। किसने खोली? विलियम वुंट ने। ठीक है, किस विद्वान ने बच्चों को की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। जो बच्चों की अंतः क्रियाएं होती हैं ना, उनके विकास का मूल आधार माना है लेव वाइगोत्स्की ने। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉरेंस कोहलरबर्ग। भैया नैतिक तर्कड़ा। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उनमें विभेद करने लगता है? तो संवेदीगामक अवस्था में वह बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उनमें अंतर स्थापित कर लेता है, संवेदीगामक अवस्था में। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा जाए? आत्मसातीकरण। ठीक है, यानी कि नए विचारों, पुराने विचारों का या किसी और के विचारों का अपने विचारों में मिल जाना आत्मसातीकरण कहलाता है। बच्चों में आधारहीन चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से। ठीक है, आधारहीन आत्मचेतन का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से? किशोरावस्था से। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? जीन पियाजे ने। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत लॉरेंस कोहलरबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक की। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। बुद्धि का पदानुक्रमिक संरचना सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्न दिया, पदानुक्रमित। ठीक है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया, ठीक है, एकीकृत संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल्यावस्था में ईर्ष्या की भावना, जलन उत्पन्न होती है। स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था में। सामाजिक मापने की विधि या स्केल कौन सी है? समाज मिति। सामाजिकता मापने की विधि कौन सी है? समाज मिति। समाज मिति स्केल का निर्माण किसने किया? तो जेन मोरेनो ने किया था समाज मिति स्केल का निर्माण। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? डॉक्टर एल्डर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो 117 सामाजिक क्रियाएं हैं जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती हैं। उन 117 क्रियाओं को, ठीक है, परिपक्वता को नापा, मतलब इन 117 सामाजिक क्रियाओं को नापा है। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनियों में अंतर कब करने लगता है? तो 1 माह में। एक माह में वह मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होगा? तो बहिर्मुखी का। जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, यानी कि जो देखो, एक अंतर्मुखी वे होते हैं जो बोलते कुछ नहीं है, बस मन में ही रखते हैं, और बहिर्मुखी वो होते हैं जो बोलते रहते हैं। ठीक है, तो जो बोलते हैं ना, अच्छा होगा तो बाहर निकलेगा, बुरा होगा तो बाहर निकलेगा, बुरा होगा तो सुधार कर लेंगे, अच्छा होगा तो तारीफ तो होगी ही होगी। लेकिन जो अंतर्मुखी वाले हैं ना, वो बोलते हैं नहीं, तो अच्छा, तो सही है या गलत ये पता ही नहीं लगता। इससे समाज विकास अधिक अच्छा हो नहीं पाता। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल में कितने अवस्थाओं में बांटा है? 8 अवस्था में एरिक्सन। ठीक है,
ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। जीन पियाजे ने बताया कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि सामाजिक विघटन की क्रियाएं हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में। समाज को नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक आवृत्तियों का विकास, ये 3 होते हैं चरण सामाजिकरण की प्रक्रिया में। शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? 6 माह में बालक का वजन जन्म के वजन का 2 गुना हो जाता है 6 माह में। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? जन्म के समय के वजन का 3 गुना। 6 माह में 2 गुना और एक ईयर में 3 गुना हो जाता है जन्म के टाइम से। जन्म के समय जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जन्म के समय लड़कों की लंबाई और लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय बालक बालिकाओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच, यानी बहुत रेयर अंतर होता है। मानव के दूध के दांत कितने होते हैं? 20। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? जीन पियाजे द्वारा। परिवार एक साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से करता है? शिक्षक आदर्शात्मक व्यवहार के द्वारा, यानी कि शिक्षक अपना व्यवहार अच्छा रखेगा ना तो उससे शिक्षार्थी भी अच्छे बनेंगे। शिक्षक का व्यवहार किस तरह होना चाहिए? तो आदर्शवादी। किस अवस्था में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था में। प्रारंभिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए प्राथमिक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान आना चाहिए। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? प्राकृतिक वातावरण सीखने में सहायक होता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी उनका भंडार गृह कौन होता है? इदम में। ठीक है, यहाँ इदम मतलब एक्स्ट्रा, EXTRA, अतिरिक्त इच्छाएं। वैसे तो ID इसको इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन आप से याद रखो। छात्र केंद्रित शिक्षण से आशय किसे कहते हैं? छात्र केंद्रित शिक्षण से आशय किससे है? प्रत्येक छात्र की अवस्थाओं को ध्यान रखना छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ लिखिए। खेल प्रक्रियाओं द्वारा शिक्षा। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक विलियम जोन्स और जॉन डीवी थे, प्रयोजनवाद के समर्थक या प्रवर्तक। बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैकेंजी का। बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं बालक जैसा हो या बालक जैसा व्यवहार करे, ये मैकेंजी ने बोला था। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षक आचार संहिता शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका है शिक्षक आचार संहिता। शिक्षकों की योग्यता, मूल्यों एवं व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके द्वारा किया जा सकता है? तर्कसंगत विचारों का प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था को सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ व्यवहार करना चाहिए मित्र जैसा। बच्चों के बौद्धिक विकास से 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया? जीन पियाजे द्वारा, SPM। ठीक है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। कौन सी अवस्था है? 7 से 12 आगे। गिलफोर्ड ने अवसादी चिंतन पद का प्रयोग किसे
समान अर्थ में किया है प्रतिभाशाली। बुद्धि का त्रिबुद्धि सिद्धांत स्टर्न बिने ने दिया। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं चार। बुद्धि चार शब्दों से मिलकर बनी है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? 28। किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं? 32। मनुष्य की संरचना गुणसूत्र कितने गुणसूत्र से होती है? गुणसूत्र से 23। लिंग की निर्धारण कौन सा करता है? 23वां। डिब्बावस्था कितने दिन की होती है? 14 दिन की। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 2 महीने का। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम। मनुष्य किस प्रजाति में होता है? होमो सैपियंस। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 7 से 8 पाउंड। और बालिका का होता है लगभग 2.5, मतलब बालक का है 2.5 किलो। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। मनोविज्ञान को एक निश्चित विषय के रूप में श्रेय देने का आधार किसको जाता है? विलियम जेम्स, अमेरिकी। दृष्टिबाधित लिपि ल्यूरेल। एलकेजी यूकेजी की पद्धति है फ्रोवेयर की। नर्सरी पद्धति के जनक है मारिया मांटेसरी। भूल एवं प्रयत्न थांडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया एसओआर, मतलब एसआर थ्योरी है पावलोव की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया है। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक हैं? संज्ञानात्मक विचारधारा। जीन पियाजे किस देश के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे? अपनी 2 पुत्रियों और 1 पुत्री पर। जीन पियाजे ने अपने ही पुरस्कार, अपने ही प्रैक्टिकल किए अपने बच्चों पर। वह कौन मनोविज्ञान है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान प्रोफेसर? जीन पियाजे। कोहलर किस संप्रदाय के हैं? संज्ञानवादी। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये समर्थक थे समग्रवादी या संपूर्णवादी। वह कौन सी अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं का चिंतन करता है? तो मूल संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की। वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जाता है? विद्यालय और कक्षा में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को। अकल का उपयोग और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? शिक्षक व सह शिक्षक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किसने बताया था? यह बताया था स्ट्रैग ने। स्ट्रैग ने क्या बताया कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह एक कथन कहा है स्ट्रैग ने। विकास, देखो कभी कभी आपके दिमाग में जब ये आपने सुना होगा खेल के माध्यम से, तो ठीक है, तो आपके मन में किलपैट्रिक, फ्रोवेल या ठीक है आदि लोग आए होंगे, बैलिंगटन, ठीक है, बैलेंटाइन, ये सब दिमाग में आए होंगे, लेकिन ये सब नहीं है, स्ट्रैग है इसका आंसर। कभी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह है निरंतर विकास सिद्धांत, यानी कि विकास कभी समाप्त नहीं होता है। वृद्धि समाप्त हो सकती है, वृद्धि की एक लिमिट है, लेकिन विकास की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यही है कंटिन्यूअस का सिद्धांत, यानी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट थ्योरी या निरंतर विकास सिद्धांत। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त, मूर्त और यांत्रिक। ठीक है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और यांत्रिक सामाजिक बुद्धि। ठीक है, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो मूर्त बुद्धि का परिणतः करता है, मूर्त बुद्धि को परिणतः करता है। सामाजिक, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली सामाजिक क्रिया है। यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य में जो क्रिया होती है उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरिस्टो ने बोला है। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो 17वीं शताब्दी को मनोविज्ञान में मन का विज्ञान कहा जाता था। ये कथन है पंपोजी का। ठीक है, मन का विज्ञान पंपोजी ने कहा था कि 17वीं शताब्दी मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है।
18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? 18वीं शताब्दी में मन को विज्ञान को मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान कहा जाता है, चेतना से जुड़ा हुआ है, और ये बताया था विलियम जेम्स ने। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान यह बार्सन के द्वारा व्यवहार का विभाजन है। ठीक है, बार्सन ने व्यवहार को बताया है, व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी थी, शिक्षा मनोविज्ञान की, 1903 में। क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो आपको या तो जेम्स आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, लेकिन वो नहीं, थॉर्नडाइक है। शिक्षा का अधिकार RT 2009, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनकर लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, लेकिन अस्तित्व में आया 2009 को, यानी बना 2009 को, लागू हुआ 2010 को। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? तो मौलिक अधिकार में शिक्षा 1 से इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 साल के बच्चों को के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा घोषित की गई है। CBSE कब बना? 1929 में CBSE बोर्ड बना है। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 30 बच्चों पर 1 अध्यापक। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन CBSE करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? विश्लेषण विधि में। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में। तो अज्ञात से ज्ञात यानी कि यह विश्लेषण, यानी कि हमको कुछ चीज़ें अज्ञात हैं जिनको हम ज्ञात करते हैं। अज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि जो हमें पहले से ज्ञात हैं और उनके माध्यम से हम और आगे की जानकारी लेते हैं, तो वो है संश्लेषण विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है? सामान्य से यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, आगमन विधि है। विशिष्ट के सामान्य की ओर मतलब अब स्पेशल टू जनरल में कौन सी विधि है? निगमन विधि है। वह कौन विधि है जिसमें पहले उदाहरण फिर नियम बताया जाता है? तो आगमन विधि है, जिसमें पहले उदाहरण और फिर नियम बताए जाते हैं। वह कौन विधि है जिसमें पहले नियम फिर उदाहरण दिए थे? तो निगमन विधि में पहले, ठीक है, पहले नियम फिर उदाहरण। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत को 2 नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत और स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत और स्थान मनोविज्ञान क्षेत्र सिद्धांत। कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट गैने ने दिया है। श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट गैने ने दिया है। रॉबर्ट गैने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। रॉबर्ट गैने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए कितने भागों में अधिगम की प्रक्रिया को बांटा है? तो रॉबर्ट गैने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए 8 भागों में बांटा है अधिगम को। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम है। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम, ये वाला ज़्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और निम्न स्तर संकेत अधिगम। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान में रख लें। रॉबर्ट गैने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो 12 वर्ष के उपरांत बालक का अधिगम पूरा हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने? पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। डमरू पर बोल
बोलो और सुनो किस विधि पर आधारित है। देखो, बोलो और सुनो है प्रयोगात्मक विधि पर। तो देखकर कोई भी चीज़ है, बीकर मान लो, ठीक है, बीकर में कोई केमिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, उस केमिकल के बारे में टीचर ने हमको बताया, तो हमने देखा भी, उस केमिकल के बारे में सुना भी, मतलब टीचर ने बताया भी, मतलब हमने बताया हुआ है, टीचर ने बताया, चलो हम मान लेते हैं। एक बीकर है जिसमें हमने केमिकल डाला है, और टीचर ने पूछा कि तुमने क्या डाला है, तो हमने बोल कर टीचर को बताया भी है, ठीक है। और फिर टीचर ने कुछ हमको बताया कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने सुना भी है, तो हमने प्रयोग किया है, प्रयोगात्मक विधि है। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है, प्रदर्शन विधि। अब कोई भी चित्र रखा है, ठीक है, तो टीचर कहेंगे कि देखो, मतलब टीवी चल रही है, ये मान लो टीवी चल रही है, तो हमारे टीचर ने कहा कि इसको देखो, सुनो और समझो, इसका मतलब प्रदर्शन विधि है। ओके, बारीक सा फर्क है बोला बोलने में और समझने में, ठीक है। जहाँ बोलने आ जाए वहाँ प्रयोग, और जहाँ पर समझो आए वहाँ प्रदर्शन। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। आगम एवं निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। करके सीखने पर कौन सा विधि काम करती है। करके सीखने पर, एक मिनट बता लेते हैं। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है, बताइए। प्रयोगशाला विधि। वो कहते हैं ना, करके सीखो, यानी कि प्रयोग करो और उसे सीखो। किंडरगार्टन विधि, जो एलकेजी यूकेजी के जनक हैं, कौन है। फ्रोवेल। मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है। डॉक्टर मारिया मांटेसरी, इटली से हैं ये, ठीक है। मांटेसरी पद्धति के जनक, शिक्षा प्रणाली के जनक। खेल पद्धति के जनक हेनरी हेनरी कार्लवेल कुक, ठीक है। डाल्टन विधि के हैं हेलन पार्कहर्स्ट। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के लिए स्वयं सीखता है। खेल के मैदान में वह सामाजिकरण के द्वारा से स्वयं सीखता है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है। किशोरावस्था में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है बालकों में, ठीक है। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। क्षेत्र सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे। जर्मनी के। गेस्टाल्टवादी क्या हैं। जर्मनी के विद्वानों का एक समूह है गेस्टाल्टवादी, जिसमें कोहलर, कॉफका और बर्दिमर, ठीक है, ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके ग्रुप को गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। ये कहाँ का ग्रुप था। जर्मनी के विद्वानों का। कुर्ट लेविन किस संप्रदाय रखते थे। संज्ञानवादी। खेत में बीजू का खड़ा होना या किस सिद्धांत पर आधारित। देखो, खेत में नहीं, आपने देखा होगा कि चील, कौवे या इन सब जो भी चीज़ें हैं ना, उन सबको दूर भगाने के लिए एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है, ठीक। वो पुतला किस सिद्धांत पर आधारित होता है। वो होता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था। कोहलर ने किया था। कोहलर किस संप्रदाय थे। संज्ञानवादी। किस संप्रदाय के समर्थक थे। संज्ञानवादी। कोहलर। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया। इसके निर्णय स्किनर किस संप्रदाय के थे। व्यवहारवादी। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने में बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है। कोहलर, जिसे सूझबूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत करते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जो मानसिक रूप से मंद बालक है ना, उनको सीखने में मदद करता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है। तो ब्रूनर ने, ठीक है। जिस हम बहुत संज्ञानात्मक बात करते हैं ना, तो ये सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, तो ये दिया है ब्रूनर ने। ओके, ब्रूनर किस संप्रदाय के थे। संज्ञानवादी। संज्ञान कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर
बल देता है, तो क्षेत्रीय सिद्धांत जीव विधि पर के हर क्षेत्र पर बल देता है। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुथरी ने। प्रतिस्थापन का यानी एक को ले जाओ दूसरे को ले आओ। स्व सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता भी है कि स्व सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने। आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत। ठीक है। अधिगम का अर्थ है अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हैं वाटसन। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक है सिगमंड फ्राइड। एक कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया नहीं, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? फाइनलाइट ने। उन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था बेने। एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? एक कारक सिद्धांत। ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। स्पीयरमैन ने बुद्धि के संबंध किससे बताया? चिंतन से। बालकों के भाषी विकास का क्रम होता है रोना, बड़बड़ाना, हाव भाव। बालक किस उम्र में बालकों द्वारा अपनी बात कह पाता है? तो 5 वर्ष में। बालक का सबसे पहला क्या बोलता है? व्यंजन माँ शब्द बोलता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसे मातृभाषा कहते हैं। पर्यटन विधि के जनक है पेस्टोलॉजी। खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है आर्मस्ट्रांग। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि के जनक कौन है? तो जॉन डेवी केसिस किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? यानी माइक्रो टीचिंग के जनक है रॉबर्ट बुर्स और एलन। और इकाई उपागम के जनक है मैरिसन। जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियाँ होती हैं? 270। जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियाँ होती हैं? 270। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांग में होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्पीटिस जो कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है मंडिवाल जबड़े की। नवजात शिशु का त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है, 15 दिन में स्थायी हो जाता है। नवजात शिशु में कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे। बालक का कितने प्रतिशत 6 वर्ष तक वो पूरा हो जाता है? 90%। और 12 वर्ष तक 95%, या 10 वर्ष तक 95%। बालावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या होती है 300 से 350। निःशुल्क एवं बाल विकास अधिकार 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में लागू होता है। किस राज्य में हुआ है? शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की हैं? 25%। ठीक है। यानी 25% सीटें निजी कॉलेज जो होती है ना उनको दिया गया है। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। 12 वर्ष तक के मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 से 350। बालक के विकास की कैसी दशा होती है? सिर से पैर तक। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान जनक है सिगमंड फ्राइड। तूफान की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाए स्टेनले हॉल ने इसे तूफान की अवस्था कहा था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकग्रूगल ने दिया है। संवेग क्या है? मन में उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जिसे क्रोध या खुशी। व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर्स ने, बता चुका हूँ। सीखने का नियम दिया है थायरबर्ग ने। जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। यानी कि बच्चों के चिंतन और उनकी भाषा। ठीक है। ऑफ द चाइल्ड यानी कि ठीक है यही है। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चे की कितनी अवस्था में दी है? तो इसको SPMO याद रखो। संवेदित गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था। अधिगम अंतराल से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतराल कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
गणित संबंधी का क्या कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया। पढ़ने के संबंधित विकार को डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी विकार को डिसग्राफिया। लिखना पढ़ना बोलना संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया, यानी कि जिनको तीनों हो उनको डिस्प्रैक्सिया। अवधान संबंधी विकार को कहते हैं ADTH, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। विशिष्ट बालकों के कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली, पिछड़े, दिव्यांग, सृजनशील या सृजनशील बालक। तो विशिष्ट बालक होते हैं ये सारे हैं। प्रतिभाशाली बालक होते हैं विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक होते हैं विशिष्ट बालक, दिव्यांग बालक और सृजनात्मक जो है, ठीक है, सृजनशील बालक, ये सब विशिष्ट बालक के प्रकार हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? ठीक है, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक होते हैं जिनका IQ 140 से अधिक होता है। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? जिनका IQ 90 से कम होता है। देखो, प्रतिभाशाली और पिछड़ा बालक में यही फ़र्क है। ये प्रतिभाशाली बालक यानी टॉप पर है 140 पर, और पिछड़ा बालक एकदम नॉर्मल से भी नीचे यानी कि 90%। और सामान्य बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? 90 से 110। सृजनशील बालक कैसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनमें कुछ नया करने की क्षमता हो, सृजनशील बालक होते हैं। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता को 4 तत्वों में बांटा है: लोचशीलता, मौलिकता, अपसाशीलता और केंद्राभिमुखी। वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता को कितने तत्वों में बांटा है? तो 5 तत्वों में वैज्ञानिक गुण ने। ठीक है, मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक, विचारों का सौहार्द और लचीलापन। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं मौलिकता, नवीनता, लोचनशीलता या विस्तारता, विभिन्नता। ये सभी है। सृजनशील बालक को की विशेषताएं क्या हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, किसने कहा? राष्ट्र। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? घर और परिवार और घर का मैदान। मानव विकास की अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, बाल्यावस्था। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त होती है? बाल्यावस्था। वंचित बालक किसे कहते हैं? जिन्हें शिक्षण के उचित अवसर प्राप्त ना हो, लेकिन पढ़ने की क्षमता रखते हो लेकिन शिक्षा से वंचित हो जाए, उनको वंचित बालक कहते हैं। बाल अपराधी कौन होते हैं? अनुवंशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष, अशांत वातावरण, कुसंगत, ज़्यादा लाड़ प्यार, ये सब बाल अपराधी के कारण होते हैं। बाल अपराधी बनने के कारण क्या क्या है? इच्छित वस्तुओं का प्राप्त न कर पाना, कुटिल विचार का प्रबंधन, अंतर्मुखी होना और सामाजिक भावों को न जानना। बाल अपराधों के उपचार क्या क्या है? बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? तो उनके उपचार हैं अनुशासनात्मक क्रियाविधि द्वारा, यानी कि जब उनको एक बाल अपराध गृह में रखा जाता है ना, तो वहाँ पर उनको अनुशासन के तहत रहना सिखाया जाता है। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? तो समस्याग्रस्त बालक वे बालक होते हैं जिसमें कक्षा में लेट आने वाले होते हैं। दूसरा होता है स्कूल से भाग जाने वाले। तीसरे होते हैं कक्षा में अधिक बातें करने वाले। चौथे होते हैं अधिक क्रियाशील होना। पाँचवें होते हैं गृह कार्य करके न लाना। और छठवें होते हैं कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान न देना। ठीक है, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जाती है? तो ऐसे बालकों की समस्या समाधान के लिए कक्षा अनुशासन ऐसे बालकों की समस्या समाधान के लिए कक्षा अनुशासनात्मकता, विशेष ध्यान और पारिवारिक पृष्ठभूमि में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जब कोई बच्चा समस्याग्रस्त है तो अध्यापक के क्या क्या कर्तव्य हैं उसकी समस्या को दूर करने के लिए, वो क्या क्या कर सकता है अब विद्यार्थी के लिए कि उसकी समस्या दूर हो जाए, तो वो कर सकता है। उसकी जो कक्षा का अनुशासन है वो बदला जा सकता है। उस पर विशेष ध्यान देना, उस पर मतलब बाकी बच्चों पर ध्यान देता है लेकिन उस पर तो कुछ ज़्यादा ही विशेष ध्यान देता है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी में भी बदलाव लाता है। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि परिवार की वजह से वो उसमें समस्याएं पैदा हो रही हैं। ठीक है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ,
क्यों हूँ? आज प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में होती? वो होती हैं किशोरावस्था में, यानी किशोरावस्था में वो, ठीक है, क्वेश्चन करने लगता है, वो भी खतरनाक वाले। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, ड्रेवर ने कहा था। छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्द होते हैं उस टाइम। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, बालक छठवीं क्लास का है, ठीक है, तो छः लगभग 5 और 6 के बीच में 5 आ जाता है, ठीक है, मतलब लगभग 5 6 के पास में ही है ना, तो इसका मतलब 50,000। अब बच्चा इतना भी छोटा भी नहीं होगा कि 200 शब्द भंडार हो, मतलब जो शब्द सिर्फ 200 ही जानता हो या 400 जानता हो या 500 जानता हो, लगभग हज़ारों में जानता है, तो वो उस टाइम 50,000 शब्दों को जानता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक को शब्द भंडार कितना होता है? 10वीं कक्षा में 80,000 शब्द होते हैं। ठीक है, लड़कों और लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? वो होता है लड़कियों का। ठीक है, यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अच्छे से बोल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर शब्द भंडार की कला बहुत तेज होती है। कभी आपने देखा होगा संगीत में भी वो अग्रसर रहती हैं। ठीक है, भाषा को सीखने के साधन कौन से होते हैं? अनुकरण के द्वारा, खेल द्वारा और कहानी के द्वारा। ठीक है, बचपन में हमारे पिताजी, ठीक है, जो बोलते थे हम भी वही दोहराते थे। ठीक है, उसके बाद खेल के माध्यम से, अगर 10 लोग खेल रहे हैं ना, तो फिर हम भी उसी खेल को देखते हैं, उसके बाद फिर उसको सीखते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक खेल को ही ले लो कि 10 लोग खेल रहे थे। ठीक है, तो हमने पहले उनको, यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, और हम देख रहे हैं बारी बारी से कौन कैसे खेल रहा है, तो हमने पहले उनको, मतलब खेल का माध्यम है, हमने उनको उनका अनुकरण किया कि वो कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, फिर हमने खेल को सीख लिया। ठीक है, फिर जब किसी और ने पूछा कि तुमने खेल को कैसे सीखा, तो फिर उसने वो कहानी बताई कि पहले इन्होंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। तो यही है भाषा सीखने के साधन। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष की उम्र में लड़कियां संकेतों के माध्यम से बातें करना सीख जाती हैं। देखो, ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी या देखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। भाषा के किस विकास को प्रभावित भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो है लिंग है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, जनसंचार है, समाज का वातावरण, विद्यालय है। देखो यार, लिंग परिवर्तन मतलब जैसे कि लिंग होता है, जैसे कि लड़का लड़की। ठीक है, बुद्धि, किसकी बुद्धि कितनी तेज चलती है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका भाषा अच्छी प्रभावित होगी, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस भाषा के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। जनसंचार, ठीक है, आप कितने सामाजिक हैं, समाज का वातावरण, आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ का वातावरण कैसा है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल का वातावरण कैसा है। ठीक है, ये सब भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर बुद्धि और तर्क का है। ठीक है, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि और तर्क का। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1904 में, अल्फ्रेड बिने ने 1904 में सबसे पहले बुद्धि को समझाया था। मानसिक आयु संप्रत्यय बुद्धि मापने का विचार किसका है? तो अल्फ्रेड बिने का है 1905 में। ठीक है, पहले तो उन्होंने बुद्धि का को समझाया, उसके बाद बुद्धि को मापा कैसे जाता है उन्होंने ये बात भी बताई। मानसिक आयु क्या है? किसी पंक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना मानसिक आयु है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का कितने भागों में बांटा? तो अल्फ्रेड बिने ने 3 भागों में बांटा, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और एवरेज बुद्धि यानी औसत बुद्धि। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि अल्फ्रेड बिने ने कितने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा है, मंद, कुशाग्र, औसत। देखो, या तो बुद्धि कम होगी, या तो बुद्धि ज़्यादा होगी, या तो बुद्धि नॉर्मल होगी, एवरेज।
स्टर्न के सूत्र के या में संशोधन किसने किया था? स्टर्न के सूत्र में संशोधन टर्मन ने किया था। बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत बैचलर महोदय ने 1960 में दिया था। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो दृश्य साधन में। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी और शुद्ध लिखावट। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के। सृजनात्मकता सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। कथन किसने दिया है? क्रो एंड क्रो ने। 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़। जिसकी 25 से भी कम बुद्धि लब्धि है ना, वो जड़ बालक कहलाएगा। यौन आदि यौन आदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल तत्व है। एक किसने कहा है? रॉस ने। यौन जो संबंध है ना, वो अगर समस्त जीवन का ना सही तो लेकिन किशोरावस्था का मूल तत्व है, ये रॉस ने कहा था। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात पर गंभीर रूप से असामान्य होता है। एक कथन किसने दिया? तो बैलेंटाइन द्वारा दिया गया था। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य है। जो बालक समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन नहीं करता है वह अपराधी कहलाता है। किसने कहा था? हेली ने। यानी कि ऐसा बालक जो समाज के नियमों को स्वीकार ना करे वो अपराधी कहलाएगा। ये बात हीली ने कही थी। बुद्ध के सिद्धांत को बाजू का डेरा कहा जाता है? तो बहुतत्व का सिद्धांत बाजू का डेरा कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। किसका कथन है? टर्मन एवं ओडम द्वारा कहा गया था कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा की दर एवं गुणवत्ता में विशिष्ट होते हैं। यानी कि कितना उत्पादन हुआ है और जो उत्पादन हुआ ना उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये है प्रतिभाशाली बालक के गुण। यानी कि वो अच्छा उत्पादन भी होगा प्रतिभाशाली का, यानी कि हष्ट पुष्ट भी होगा और दिमाग भी बहुत तेज होगा। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है? अवसारी चिंतन से। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार कि बालक में तार्किकता का अभाव किस उम्र तक रहता है? ये पियाजे के अनुसार है तार्किकता का अभाव किस उम्र तक रहता है? 7 वर्ष तक। किसी बालक में चिंतन की आयु बढ़ने के साथ साथ किसका प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। देखो, एज बढ़ेगी तो इंसान के पास बुद्धि आएगी तो वो तर्क करना सीख जाएगा। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी बालक का बौद्धिक विकास शारीरिक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। किस मनोवैज्ञानिक ने अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि कहा है? तो फ्रैंक ने। बाल विकास में बया संधि का समय क्या है? 10 से 14 वर्ष। जब भी कभी 21वें गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो यह कहलाता है डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो वो डाउन सिंड्रोम होता है। यदि कोई 6 महीने का बालक कंफर्ट साउंड करता है तो यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा जोड़ा गुणसूत्र सबसे छोटा होता है? 23वां गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। 23वां गुणसूत्र एक्स महिला और अथवा पुरुष किसमें पाया जाता है? तो महिला में पाया जाता है। कौन सा गुणसूत्र छोटा गुणसूत्र कहलाता है? बाई गुणसूत्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा गुणसूत्र छोटा गुणसूत्र कहलाता है? तो बाई गुणसूत्र छोटा गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, कौन सा जोड़ा गुणसूत्र सबसे छोटा होता है? 23वां सबसे छोटा होता है।
किस सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र का ही विच्छेदन नहीं हो पाता? तो 46+X यानी डाउन सिंड्रोम। ठीक है। माता पिता के शरीर में गुणों का समूह क्या कहलाता है? डीएनए। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाया जाता है तो क्या कहलाता है? आरएनए। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाया जाता है। किसी भी बच्चे के दांत बनने की अवस्था होती है गर्भावस्था में। कौन सी अवस्था में बालक बालिका पूरे जीवन में सबसे अधिक फुर्तीला होता है? तो बाल्यावस्था में। किस आयु तक मस्तिष्क का संपूर्ण विकास होता है? तो 12 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है, याद रखना। किस आयु तक परिपक्वता लगभग आ जाती है? 16 वर्ष तक परिपक्वता लगभग आ जाती है। जीवन का आदर्श काल है शैशवावस्था। जीवन की नींव की अवस्था आधारशिला है शैशवावस्था। जीवन का आत्म प्रेम की अवस्था है शैशवावस्था। बाल विकास में संचयी प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? बाल विकास में संचयी प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था। किस हार्मोन्स के स्रोत के कारण लड़कियों की आवाज़ मृदुल एवं लड़कों की आवाज़ भारीपन हो जाती है? तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है ना गले में, ठीक है, उस हार्मोन की वजह से लड़कों की आवाज़ भारीपन और लड़कियों की आवाज़ में एकदम सॉफ्टनेस यानी मृदुलता यानी बहुत मीठी आवाज़ आती है, मतलब एकदम प्यारी सी, और लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। तो वो गया थायरॉक्सिन, ठीक है, हार्मोन। मानसिक विकास में प्रमस्तिष्क का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमस्तिष्क का सबसे प्रमुख कार्य मानसिक विकास में मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना है। मानसिक विकास की किस अवस्था में मूर्त प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है? बाल्यावस्था का मानसिक विकास। सलाह की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था में एडवाइस दी जाती है, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे बनो, इनको देखो, फलाना ठिकाना, ये सब बाल्यावस्था में, यानी कि जितने भी तुमको एडवाइस दी जाएंगे सब बाल्यावस्था में, ठीक है, 6 से 12 की अवस्था में। कौन सी अवस्था तक मानसिक संप्रत्यय उच्चतम रूपों में विकसित होता है? तो किशोरावस्था में। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात किस वैज्ञानिक ने की थी? सिगमंड फ्रायड ने की थी, ठीक है, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाल विकास की प्रक्रिया में कौन सी अवस्था जीवन का परिप्रेक्ष्य काल कहलाती है? तो बाल्यावस्था। बाल विकास की प्रक्रिया में किस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था। देखो, जो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है किशोरावस्था में, ठीक है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक दिया था? इवान पावलोव। एसआर बॉन्ड थ्योरी है थांडाइक की, ठीक है। नियमित अनुबंधन की बात किस की है? स्किनर ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अधिगम में प्रौढ़ ह्रास का सिद्धांत किसने दिया है? तो हल ने। प्रौढ़ ह्रास का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। अधिगम बने प्रच्छन्न अधिगम सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? टालमैन ने। अधिगम में बने प्रच्छन्न अधिगम सिद्धांत टालमैन ने दिया है। एसओआर दिया है वॉटसन ने, जिसमें प्राणी को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उत्तेजना प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? वुडवर्थ का। अधिगम का टोपोलॉजिकल सिद्धांत किसका है? कोटलेवन का। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? मानसिक उद्वेलन का प्रयोग। अस्थायी समूह निर्माण के संदर्भ में सही कथन है गृहकालिक प्रवृत्तियाँ। 44+XX का संबंध बाल विकास में है क्लेनफेल्टर का, ठीक है। 44+XXY का संबंध बाल विकास में है क्लेनफेल्टर का। प्रकृति पोषण विवाद में पोषण से तात्पर्य है वह क्षेत्र जहाँ प्रत्यक्ष रूप से बालक का प्रभाव पड़ता है। दो परस्पर मनोविरोधी दशाएं किस अवस्था की विशेषता हैं? तो किशोरावस्था की। किसी भी कक्षा में बालक के मन की वह आंतरिक भावना जो उसे सीखने के लिए उत्तेजित करती है। किसी भी कक्षा में बालक के मन की वह आंतरिक भावना जो उसे सीखने के लिए उत्तेजित करती है कहलाती है अप्रेरणा। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत विश्लेषण प्रक्रम किसमें सम्मिलित है? तो पश्च अवस्था में। संप्रत्यात्मक विकास की प्रक्रिया में अंतिम सोपान है सामान्यीकरण। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों का पहचानना।
एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। बाल विकास के अंतर्गत भाषा विकास में से पहले का पद होता है वाक्य विन्यास। वंशानुक्रमणीय प्रक्रिया में पुरुष के प्रथम 22 गुणसूत्र कहलाते हैं ओडपस ऑटोसोम्स। यानी कि वंशानुक्रमणीय प्रक्रिया में पुरुष के प्रथम 22 गुणसूत्र कहलाते हैं ऑटोसोम्स। याद रख लेना ऐसे भी। बाल विकास के अंतर्गत भाषा विकास में अंतिम से पहले का पद होता है वाक्य विन्यास। ये भी देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो चलना, भागना, फेंकना, बोलना इत्यादि अधिगम को प्रदर्शित करता है। यानी कि वो उसने सीख लिया। अधिगम का मतलब ये सीखना होता है। अधिगम प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि सिद्धांत की देन है। अधिगम स्थानांतरण किसी बालक के संवेगों में सम्मिलित होता है शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष। अधिगम के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर बल दिया जाता है अनुकरण पर। शिक्षण के अनुदेशन की प्रक्रिया में सिखाए जाने वाले तथ्यों को छोटे छोटे रूपों में तोड़ना होता है। शैक्षणिक प्रक्रिया में एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रियान्वितकारी पद्धतियों से पढ़ाया जाए। सीखने में अचानक समस्या समाधान का अनुभव आहा अनुभव कहलाता है। सीखने में अचानक समस्या का अनुभव आहा अनुभव कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बाई चांस हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और सडनली उसमें प्रॉब्लम आ गई तो हम कहते हैं आह, ऐसे कहते हैं ना। तो वही अनुभव है आहा अनुभव। अधिगम समय तथा मात्रा का परस्पर संबंध बतलाता है अधिगम वक्र। ठीक है, समय और मात्रा का परस्पर संबंध अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम में किसी बाधा के कारण उत्पन्न होती है अधिगम पठार। ठीक है, अधिगम पठार को दूर किया जा सकता है अभ्यास के माध्यम से। अधिगम वक्र रेखा कितने प्रकार की होती है? सरल रेखा, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। ठीक है, 4 प्रकार की होती है। सरल रेखा, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण इत्यादि किस विधि में सम्मिलित होते हैं? आगमन विधि में। अधिगम एक प्रविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करना। ठीक है, अब इतना ही रखते हैं पहले पार्ट में।